नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे बचे हुए भाग बायोडायवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है उसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब तक का हम 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। ये हमारा क्या है, छठवां लेक्चर होने वाला है। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा जैव विविधता, संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। सो देखेंगे दोस्तों, जैव विविधता के ऊपर हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट में यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन कौन से हमारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से हमें प्रमुख संस्थान देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है, ठीक है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 10वां सम्मेलन कहाँ दोस्तों, नगोया जापान में हुआ था। तो दोस्तों, हम सभी को पता है जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, क्या दोस्तों, 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जब दोस्तों कि हमने क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको क्या है हमने अपनाया था। और यहाँ पर दोस्तों हमने और भी अन्य कन्वेंशन को हमने साथ में अपनाया था, जैसे कि UNFCCC, ठीक है, UNCCD। सो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दोस्तों सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो 10वां सम्मेलन हुआ था, कौन सा 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, नगोया जापान में 2010 में हमें देखने को मिलेगा। यहीं से दोस्तों क्या है, नगोया प्रोटोकॉल हमें उभरता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों की चर्चा की गई थी इस पर, ठीक है। आवश्यक कदम उठाए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 11वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था, ये भारत मध्य प्रदेश हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। तो ये भारत के हैदराबाद में हमें देखने को मिला, कौन सा, COP11 हमें देखने को मिलेगा। और ये कब हुआ था, 2012 में, ठीक है। COP12 का आयोजन क्या दोस्तों, नेक्स्ट जो हुआ था दक्षिण कोरिया में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इतने सारे कोप है, हमें शायद ही याद रखने होंगे। COP14 की यदि बात करें तो COP14 दोस्तों कहाँ, शर्म अल शेख में हमें देखने को मिला। तो COP14 ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों कि शर्म अल शेख मिस्र में संपन्न हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये शायद इसका इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 14वें का, ठीक है, ठीक है। तो COP14 हुआ था दोस्तों कब, 2018 में शर्म अल शेख में। फिर COP15 हुआ था कुनमिंग चीन में हमें देखने को मिलेगा। तो COP15 की यदि बात करें तो COP15 दोस्तों 2021 कुनमिंग चीन में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, एक संस्था हमें देखने को मिले जिसका नाम है UN-RED, है ना, यूनाइटेड नेशन का जो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का अंतर संस्थागत कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर क्या, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हमें काम करते हुए देखने को मिलेगा। जो UNFCCC दोस्तों, ये भी क्या दोस्तों, हमारा पृथ्वी सम्मेलन के अंदर से ही हमें निकल कर आया था। ये हमारा UNFCCC, ठीक है, इसके सदस्यों के तत्वाधान में चला जाता है, ठीक है। तो ये रेड प्रोग्राम भी क्या दोस्तों, UNFCCC की जो भी सदस्य है उन्हीं के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, रेड प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम को दिसंबर 2008 में आरंभ किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी है। सो दोस्तों, ये रेड प्रोग्राम से क्या दोस्तों, UNDP भी जुड़ा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, UNFCCC के अंतर्गत हमें रेड प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और ये रेड प्रोग्राम में दोस्तों UNDP, FAO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये भी इससे क्या दोस्तों, हेल्प करवाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में जो संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है। सो दोस्तों, इसमें बताया गया कि जो रेड प्रोग्राम है इसके अंदर क्या, जो वनों के अंदर जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनके अंदर जो कार्बन स्टोरेज है उनका इकोनॉमिक मूल्य को निकाला जाता है, ठीक है। तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन की कटौती करने हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो भी विकासशील देश है उनको कहा जाता है कि प्लीज़ आप वन की कटौती मत कीजिए, बल्कि वनों को और लगाइए ताकि आपका जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कटौती हो सके, ठीक है। एक आया दोस्तों UN-RED प्रोग्राम। तो UN-RED प्लस प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है, निर्वनीकरण एवं वन उन्मूलन से जो आगे बढ़कर वनों के रक्षण की बात की जा रही है, टिकाऊ प्रबंधन की बात की जा रही है। तो ये दोस्तों रेड प्रोग्राम क्या है, रेड प्लस में हमें देखने को मिलेगा। अभी तक तो केवल वनों को जो काटने से मना की बात की थी, लेकिन अब बोला जा रहा है कि हम वनों का संरक्षण भी करेंगे, उनका टिकाऊ प्रबंधन भी करेंगे। ये जलवायु परिवर्तन संबंधी
क्या है, दुष्प्रभावों के शमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। यूएन रेड की यदि बात करें तो यूएन रेड प्रोग्राम को समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता संरक्षण करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो दोस्तों ये बताया रहा है कि यूएन प्रोग्राम क्या काम कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी मतलब वाइल्ड लाइफ इको है ना, वाइल्ड इकोसिस्टम की बात कही है कि इसकी समुत्थानशीलता में विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना के द्वारा गरीबी को कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों ये रेड प्रोग्राम बोल रहा है कि रेड प्रोग्राम में हम इकोसिस्टम को तो क्या है, प्रोत्साहन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हम यदि आर्थिक प्रोत्साहन देंगे यूएन रेड प्रोग्राम के माध्यम से तो इन विकासशील देशों में क्या दोस्तों गरीबी भी कम की जा सकती है। तो गरीबी भी कम की जा सकती है रेड प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये भी इसमें बताया गया है। हमें देखना होगा कि रेड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि रेड प्रोग्राम के अंदर जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर भी हम क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों को कम करा जा सकता है, जो कि गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक क्या है, एक है इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एक विश्वव्यापी पहल है। सो दोस्तों अब एक नई एक पहल हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो मतलब ऐसी इकोनॉमीज जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से संचालित होती हुई हमें देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार की इनिशिएटिव है। सो दोस्तों क्या है, इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक विश्वव्यापी पहल देखने को मिलेगी। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हम इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो हमारी जैव विविधता है, हमारे इकोसिस्टम है, उनके इकोनॉमिक लाभ हमें क्या है। ठीक है, और यदि हम उनका क्षरण होते देंगे तो किस तरह से हमें आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो ये हमारे इकोनॉमीज़ को क्या है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के प्रति क्या है, अवेयर बनाने का प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता के द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने की सहायता करता है। सो दोस्तों इस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें इस बात को ध्यान देने के लिए जोर दिया जाता है कि जब हम कोई भी विकासात्मक गतिविधि करेंगे, हमारा कोई भी डिसीजन लेंगे, तो उसमें हमें इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करके निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक भूमिका मतलब दोस्तों मार्गदर्शक भूमिका निभाती है। सो दोस्तों ये जो पहल क्या है दोस्तों, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना है। तो उसकी बात की जा रही है द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सॉरी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसे हम टीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि बात करें जो टीप है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो टीप हमारी है ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था देखने को मिलेगी। और इसका कार्यालय कहाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड जिनेवा में हमें देखने को मिला। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं टीप को। क्या है कि टीप क्या है दोस्तों, टीप मतलब द इकोनॉमीज ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो टीप का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये टीप क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमें एक संस्था देखने को मिलेगी और इसका कार्यालय कहाँ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। तो टीप का जो कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोस्तों ये 2001 में हमें देखने को मिलेगा। जनवरी 2001 में भारत ने भी इसको हस्ताक्षर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बायोसेफ्टी पर क्या है, तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल की यदि बात की जाए तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है दोस्तों ये क्या है, बायोसेफ्टी जैव सुरक्षा पर हमें देखने को मिलेगा। बायोसेफ्टी पर हमें देखने को मिलेगा। भारत ने सन 2001 में क्या है, जनवरी 2001 को हस्ताक्षर इस पर किया था। भारत में इसको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्रियान्वित करता। तो ठीक है, इसे क्या दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो हस्ताक्षर किया है बायोसेफ्टी के ऊपर, इसके कार्यान्वयन के लिए दोस्तों हमारा जिम्मेदार मंत्रालय हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेटलैंड इंटरनेशनल। तो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन हमें देखने को मिलेगा जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने हेतु पुनर्स्थापित करने का काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है, हमें याद रखना है जो वेटलैंड इंटरनेशनल है दोस्तों, ये एक हमारा गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन हमें देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, हमें नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। इसका मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड में हमें देखने को
मिलेगा। ठीक है, विश्व स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापना के प्रयास इस संगठन के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो रिसर्च हो रही है उनका ज्ञान प्राप्त करके दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण में मदद करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही यह संगठन भी क्या है, अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। कौन? हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल। सो दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे एमसीक्यू पर। सो दोस्तों से पूछा है कि जो बायोसेफ्टी पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल है इसके लिए कौन सा मंत्रालय हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों है विज्ञान नहीं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो ये जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का जो 10वां सम्मेलन आयोजित हुआ था 2001 में, ये बीजिंग में क्या था। तो ये दोस्तों इससे हम देखने को मिलेगा, ये हमें नगोया प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 10वां सम्मेलन दोस्तों हमें क्या है, नगोया प्रोटोकॉल, राइट, नगोया प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है रेड प्लस के बारे में, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि यदि हम रेड प्लस प्रोग्राम को क्या है प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये है दोस्तों बताया जा रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण होगा। यस दोस्तों, यदि हम वनों का संरक्षण करते हैं तो जैव विविधता वनों के अंदर जो पाई जाने वाली है उसका भी संरक्षण होगा। वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में हमें क्या है, यस तो दोस्तों हमारी जो वन्य पारिस्थितिकी उसका जो रेजिलियंट है, हमारी वन्य पारिस्थितिकी अधिक रेजिलियंट होगी। और गरीबी कम करना, यस दोस्तों जो भी हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी भी गरीबी में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यस दोस्तों हमारे तीनों के तीनों आंसर हमें सही देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा रेड प्रोग्राम का हमें देखने को मिलेगा आंसर, राइट। तो ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पारितंत्र एवं अर्थतंत्र। ठीक है, इसमें यह है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। दोस्तों हमने टीप के बारे में बात की जा रही है कि जो इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये एक इंस्टीट्यूट है। क्या दोस्तों, टीप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक पहल है। ठीक है, इसके संदर्भ में बताना है। यह पहल किसकी है, जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो दोस्तों ये अलग अलग संस्थाएं हमें देखने को मिल रही है। मतलब यूएनईपी अलग प्रकार की संस्था है, ये वित्त प्रोवाइड करने वाली है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये दोस्तों इतनी सारी जब संस्था दी जाती है तो उसका क्वेश्चन का हमेशा रॉन्ग होना तय रहता है। तो वन क्या है दोस्तों, हमारा रॉन्ग देखने को मिलेगा। यह एक विश्वव्यापी पहल है। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा तुम्हारा पहला पहला क्या दोस्तों, रॉन्ग देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित करती है। सो दोस्तों ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, और जब भी जेनरिक सिंपल स्टेटमेंट होते हैं तो दोस्तों क्या है, वो हमेशा सही होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान करता है, निर्देशन करता है, अभिग्रहण करने में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो दोस्तों ये भी बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये सहायता करने की बात कर रहा है। ठीक है, मूल्य की पहचान की बात कर रहा है, ठीक है, निर्देशन की बात कर रहा है। तो यस दोस्तों ये भी हमारा सही होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों पहला एलिमिनेशन की भी बात करें तो पहला यहाँ पर है तो इसलिए भी कट हो जाएगा, और पहला यहाँ भी कट हो जाएगा। लेकिन बात है दोस्तों दूसरा, तो इसमें वो हमने देखा कि दूसरा तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिख रहा था दोस्तों, हमें यहाँ दूसरा नहीं है, इसलिए ये भी कट, सीधा हमारा आंसर सी आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर 2 एंड सी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करके हमारे आंसर तक पहुँच सकते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों कि वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये क्या था दोस्तों, हम सभी को पता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या दोस्तों, एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, और क्या है दोस्तों, गैर लाभकारी वादी बॉडी है। तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल क्या दोस्तों, रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों ये अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, हमने देखा कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिला। तो ये पहला दोस्तों क्या है, गलत हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र पर स्थिर कार्य करता था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन देखने को मिल रही है। सिंपल बात कही जाए तो ये इसका सही होने का चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सही आंसर देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, और ये हमें सही। तो दोस्तों हमने देखा कि जब भी कोई की एरिया की फैक्ट, मतलब कोई डेटा हो,
उसकी प्रकृति के बारे में पूछा रहा हो, वो क्या काम करता हो उसके बारे में पूछा रहा हो, मेन फंक्शन के बारे में पूछा, तो ये दोस्तों हमेशा यूपीएससी रॉन्ग देती है। तो इस तरह से दोस्तों हम चीज़ों को, जो डेफिनेट चीज़ों को दोस्तों हमें दी जाती है, तो वे हमेशा रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी हमारे एग्ज़ाम में। अब दोस्तों इसके बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हम विविध के नाम से आया था। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ मिसलेनियस चीज़ें, उसकी बात हम करेंगे। सो दोस्तों बात की जा रही है सीवक थॉर्न। तो दोस्तों ये सीवक थॉर्न क्या है दोस्तों, एक बेरी है, एक झाड़ी नुमा पेड़ है जिसके अंदर बेरी लगती है। जैसे बेर कैसी लगती है वैसी हमें सीवक थॉर्न, लेकिन ये इसकी बेर हमें एक येलो ऑरेंज के रूप में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाला दोस्तों एक झाड़ी नुमा पेड़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना के अंदर जो ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया था। ठीक है, रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। तो दोस्तों कॉस्मोनॉट ने भी क्या दोस्तों इसके तेल को, कौन सा, सीवक थॉर्न के तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। सीवक थॉर्न की बात करें तो भारत में लेह बेरी के नाम से जाना जाता था। तो सीवक थॉर्न क्या दोस्तों भारत के अंदर लेह बेरी के नाम से जाना जाता है। राइट, तो लेह बेरी के नाम से सीवक थॉर्न जाना जाता है। ठीक है, ये पर्णपाती झाड़ी देखने को मिलेगी भारत में, कहाँ दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। कुकुमसारी लाहौल स्पीति कजा ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। तो दोस्तों अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सीवक थॉर्न भारत केवल जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाया जाता है, तो नहीं दोस्तों, ये नाथुला सिक्किम में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। इसका मतलब है कि हिमालयन क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। इस पौधे की क्या है, पत्ती फल जड़ और कांटे भी उपयोगी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसा पेड़ जिसकी पत्ती फल जड़ और कांटे भी हमें उपयोगी देखने को मिलेगा। इनका परंपरागत रूप से क्या है दोस्तों, औषधि निर्माण में क्या है, इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ईंधन, ठीक है, इसका उपयोग किया जा रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये परम सहायक देखने को मिलता है। दोस्तों हमारा जो सीवक थॉर्न क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हमें इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी क्या दोस्तों, हमारा सीवक थॉर्न जो है झाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब दोस्तों अब दूसरे प्लांट की बात की जा रही है दोस्तों, शीत मरुस्थल के नियंत्रण हेतु आदर्श पौधा है। तो दोस्तों शीत मरुस्थल जो हमारा जो कोल्ड डेजर्ट का जो विस्तार है उसके कंट्रोलिंग के लिए दोस्तों ये एक आदर्श पौधा हमें देखने को मिलेगा। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ये उगने की क्षमता रखता है। तो ये दोस्तों बता रहा है कि जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या ये ऊंचाई पर उगने में क्षमता रखता है। समशीतोष्ण और शीघ्र प्रदान क्षेत्रों में रहने वाले जीव उस निष्क्रिय अवस्था को शीत निष्क्रिय कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु में। दोस्तों इसमें बात की जा रही है कि जो शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन की बात की जा रही है कि दोस्तों जो भी समशीतोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, जो जीव जंतु ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो वे क्या दोस्तों अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर अपने आप को एक गहरी नींद में सुला लेते हैं, तो उसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता। ठीक है, यह अवस्था नियत तापी मतलब वार्म ब्लडेड तथा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। सो दोस्तों जो निष्क्रियता जो हाइबरनेशन है ये क्या दोस्तों हमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों में ही हमें देखने को मिलेगी। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों ही प्रकार के प्राणियों में हमें इस प्रकार की निष्क्रियता देखने को मिलेगी। गिलहरी भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ को जब गर्म मौसम के आहार में सर्दियों में नहीं मिल पाते हैं, तो गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिल पाते हैं तो वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो भालू गिलहरी और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ हैं जब उनको गर्मी के मौसम वाले आहार सर्दियों के अंदर नहीं मिल पाते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का तापमान गिरकर आश्रय स्थल के तापमान के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जब ये शीत निष्क्रियता करते हैं तो इनका जो टेम्परेचर गिरकर जहाँ पर ये आश्रय ले रहे हैं उन स्थलों के तापमान के बराबर आ जाता है और श्वसन मंद हो जाता है। तो इनकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या दोस्तों हमें मंद होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उपापचय घट जाता है मतलब इनका जो मोटाबोलिक रेट है दोस्तों वो भी घट जाता है, इनका श्वसन मंद हो जाता है और उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित थी। आई होप समझ गए होंगे आप सब लोग। उल्लेखनीय है कि जो कृंतक, अब रोडेंट की बात की रही दोस्तों कि जो रोडेंट हमें हैं, रोडेंट स्क्वायरल गिलहरियाँ छछूंदर मस्ट रेट और चूहें
माइस ये स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कृंतक जो रोडेंट हैं, तो रोडेंट गिलहरियाँ, चचुंदर, रेट्स, माइस ये सब के सब क्या दोस्तों स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। इसमें ब्रॉड निश की बात किया तो इसकी ब्रॉड निश क्या है, तो ब्रॉड निश किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी ब्रॉड निश क्या है, किसी प्रजाति के उत्तरदायी के लिए हमें नहीं देखने को मिलेगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष अभी तक हमें सिकोया का देखने को मिला है, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 379 फीट तक होती है। सो दोस्तों ये तो खतरनाक ही लंबाई है इसकी। क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष की यदि बात करें सिकोया, है ना, सिकोया का जो वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा लंबा हमें देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो 379 फीट हमें देखने को मिलेगी। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मणी नदी है और वैतरणी नदी है क्या है, समुद्र में प्रवाहित होने मतलब समुद्र में गिरने से पहले भीतरकनिका नामक स्थान पर ये मिलती है। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिण कोयल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मणी नदी है उसको झारखंड के अंदर क्या दक्षिणी कोयल के नाम से हमें जाना जाता है, ठीक है। शंख नदी की यदि बात करें तो शंख नदी दोस्तों के शंख नदी यदि है उसको राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल से मिलने के बाद इसका नाम ब्राह्मणी पड़ जाता है, ठीक है। वो ब्राह्मणी और बैतरणी, तो बैतरणी का उद्गम क्या दोस्तों गुप्त गंगा पहाड़ी से हमें देखने को मिलेगा और जो उड़ीसा के क्योंझर जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों बैतरणी नदी क्या दोस्तों उड़ीसा के क्योंझर जिले से हमें निकलती हुई देखने को मिलेगी। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान आता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो जैव द्रव्यमान मतलब भार के मामले में उत्पादन की दृष्टि से क्या भार के मामले में उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है पहले स्थान पर हमें आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जैव द्रव्यमान की जो उत्पादन की बात की दोस्तों की जो जैव द्रव्यमान है उनका उत्पादन लगभग 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान प्रतिवर्ष उत्पादन इस प्रकार से दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग बायोम के अंदर जैव द्रव्यमान की उत्पादकता या उत्पादन प्रतिवर्ष किस प्रकार हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक हमें दोस्तों उत्पादकता उष्णकटिबंधीय सबसे कम दोस्तों इसमें बता रहा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में है 1200। टेगा की यदि बात करें तो टेगा में 800, प्रेयरी में 600, गहरे समुद्र में वार्षिक नगण्य हमें देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी पुस्तक तो टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक तो टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की यदि बात करें दोस्तों ये वंदना शिवा ने लिखी है और ये प्रकाशित हुई थी सन 2000 में। तो टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी दोस्तों क्या है सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। ये वंदना शिवा ने इसने लिखा था, जो कि एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकारी और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हमें देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों हमें याद रखना है, तो 22 मई को क्या दोस्तों जैव विविधता दिवस हमें देखने को मिलेगा। तो 22 मई क्या दोस्तों जैव विविधता दिवस, तो याद रखना दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस हमें देखने को मिलेगा। और यदि बात करें फरवरी की तो 2 फरवरी में क्या दोस्तों हमें विश्व वेटलैंड डे हमें देखने को मिलेगा। 5 जून की यदि बात करें तो पृथ्वी दिवस हमें देखने को मिलेगा। जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एमसीक्यू की कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा सिकोया। सिकोया क्या है दोस्तों विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये उस वक्त हो सकता है कि करंट अफेयर में रहा हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो इसमें बोल रहा है बड़े आकार वाला शरीर तो हो सकता है दोस्तों ये संकुचित निष्क ये भी हो सकता है और आनुवांशिक भिन्नता की कमी ये भी दोस्तों हो सकता था। लेकिन जो व्यापक नीच क्या है ब्रॉड नीच हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नीच है तो ये हमें नहीं देखने को
मिलेगा। सीवकथोन के बारे में बात किया है दोस्तों कि सीवकथोन के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना उभर कर आ रही है। इस पेड़ के बारे में, इस पेड़ की जो बेर है उसमें विटामिन और पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता मतलब ऊर्जा को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए किया था। ठीक है। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता था दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे दोस्तों यदि हमारा दिमाग नहीं भी लग रहा कि यह कहाँ का पौधा होगा, तो इसमें एक चीज़ बता दी गई है चंगेज खान के बारे में कि चंगेज खान ने दिया था। तो दोस्तों यदि दोस्तों हमें क्या भारत का मैप याद है, तो हम देखेंगे कि जो चंगेज खान इस तरह से क्या रूल करता था। इसका मतलब है दोस्तों कि ये बिल्कुल ही पहाड़ी वाले क्षेत्र में, हिमालय रीजन में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। तो इसका मतलब दोस्तों कि कोडाई कलान मतलब ये केरल तरफ तो नहीं होगा, पांडिचेरी तरफ भी नहीं होगा। अब दोस्तों नागालैंड भी हमें लगता है ये भी हिमालय क्षेत्र में, तो ये भी लग सकता था। लेकिन अब 50-50 हम लगा सकते थे कि या तो ए होगा या तो बी, लेकिन इसका आंसर दोस्तों हम लद्दाख लगा सकते थे चांस लेकर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों हमें बी देखने को मिलेगा। ये UPPCS 2004 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये अब है फिर से भारत सरकार के द्वारा सेवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? तो ये मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तो यह बिल्कुल सही। यह बायोडीजल के लिए समृद्ध स्रोत है। बायोडीजल की बात की जा रही है दोस्तों, क्या किसी पौधे से बायोडीजल के बारे में हमने पढ़ा था? तो इसको अभी हम डाउट की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। तो यस, ये बिल्कुल सही बात है। यदि किसी को पता हो सीवकथोर्न के बारे में, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मान होता है। तो दोस्तों ये एक झाड़ीनुमा पौधा है, तो इसलिए इसकी इमारती लकड़ी हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो चौथा जहाँ भी होगा उसको हम गलत करेंगे। तो ये चौथा यहाँ पर है, तो ये दो तो गलत हो ही गए दोस्तों। अब बात करेंगे पहला और तीसरा। तो तीसरा तो सही है, इसका मतलब पहला और तीसरा हमें सही देखने को मिलेगा। तो UPSC के अधिकांश आंसर दोस्तों इस तरह के हमें पहले और तीसरे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ याद रखना है कि UPSC में अधिकांश, हमने देखा कि UPSC में ऑल मतलब सभी के सभी करेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें एक रॉन्ग हमेशा ही होगा। यदि हम पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो पॉलिटी के क्वेश्चन को छोड़कर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें अधिकांश समय क्या है, एक ना एक ऑप्शन को वो रॉन्ग देता ही देता है। ऑल करेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये बात की जा रही है कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, ठीक है, और दूसरा का क्या है, उड़ीसा से है। दूसरी नदी का स्रोत उड़ीसा है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व ये क्या है, एक स्थान पर संगम करती है। दोनों नदियां जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही स्थान पर दूर है। वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये किसकी बात की है दोस्तों? तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात की है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नदी उड़ीसा से निकल रही है, ठीक है, और एक झारखंड से निकल रही है। तो दोस्तों ये सच में टफ क्वेश्चन है वैसे तो ये क्या दोस्तों आंसर इसका भीतरकनिका नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बात की जा रही है चमगादड़, भालू और कृदंत, इनके बारे में बता जा रहा है कि इन जंतु में से शीत निष्क्रियता कौन करता है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, हमें शीत निष्क्रियता करते हुए दिखाई देंगे, राइट। दोस्तों भालू और रोडेंट के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन चमगादड़ के बारे में कम लोगों को पता रहता है, इसलिए हमें इसको आंसर टिक करने में गलती हो सकती थी। लेकिन हम देखेंगे कि सभी के सभी क्या दोस्तों शीत निष्क्रियता करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC 2014 में। तो दोस्तों और किस किस में दोस्तों चचुंदर में, गिलहरियों में, मूसक में, माइस में, चूहे में, रोडेंट में, ठीक है, तो इनमें भी हमें शीत निष्क्रियता देखने को मिलेगी। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों न्यूनतम की बात करें, दोस्तों हमने देखा कि सबसे अधिक तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे अधिक उत्पादकता देखने को मिलेगी, फिर टेगा में भी देखने को मिलेगी, पतझड़ में भी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे कम हमें कहाँ देखने को मिलेगी, गहरे समुद्र में। तो गहरे समुद्र में दोस्तों हमें जैव द्रव्यमान की जो वार्षिक उत्पादकता बहुत कम, न्यूनतम देखने को मिलेगी, राइट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की यदि बात करें दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, हमें 22 मई को मनाया जाता था दोस्तों। इसके अंदर क्या है, ये भैया ब्योरे टाइप के लोग हैं, तो इन्होंने क्या है, जबकि मालूम है कि 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इसमें है ही नहीं। 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में कई देश मनाते हैं, लेकिन
29 दिसंबर को क्या है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या है, 29 दिसंबर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर है 22 मई। तो 22 मई को क्या दोस्तों, ये यूपी पीसीएस ने 22 मई माना है। ठीक है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें देखने को मिलेगा। तो 22 मई क्या दोस्तों, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें देखने को मिलेगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज़ मतलब कल की जैव विविधता कैसी होगी, ये किसने लिखा, तो इसके लिखा है वंदना शिवा ने। तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज़ दोस्तों लिखी पुस्तक किसने, वंदना शिवा ने पुस्तक लिखी है, राइट। सो दोस्तों आज हमने बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है घटना चक्र का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे और जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए